बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट, इससे पहले हम जो वेव है उसकी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को डिटेल से पढ़ चुके हुए हैं। आज के सेशन में जो हम डायफ्रैक्शन है, जो तीसरा फिनोमेना है कि जब वेव किसी ऑब्स्टिकल से टकराती है तो जो तीसरा फिनोमेना उसका डायफ्रैक्शन होता है, हम उसको डिटेल से देखेंगे। उससे रिलेटेड जो लॉज हैं और एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको डिटेल से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डायफ्रैक्शन के बारे में। तो पीछे जो हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब लाइट पास करती है स्लिट में से वो असल में उसकी ऑब्स्टिकल ही है। हम यानी कि हम लाइट के रास्ते में ऑब्स्टिकल ही रख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ द स्लिट। तो लाइट उसका शैडो नहीं कास्ट करती बल्कि उसके किनारों से मुड़ रही है, उसकी जो शार्प एजेस है वहां से बेंड हो रही है। तो ये जो फिनोमेना होता है लाइट का, जो वो अपने जो एजेस हैं उनसे बेंड हो जाती है, उसको हम डायफ्रैक्शन कहते हैं। द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव around the edges of a narrow opening or the spreading of light into the region behind an obstacle is called diffraction। कि अगर हम किसी लाइट के रास्ते में कोई ऐसा ऑब्स्टिकल रखते हैं जिससे वो बेंड हो जाती है या वहां से स्प्रेड हो जाती है, उसको हम डायफ्रैक्शन कहते हैं। इसके लिए आप एक बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं कि अगर आप लाइट के रास्ते में स्टील बॉल, एक शार्प एक पॉलिश स्टील बॉल जो उसके रास्ते में रख दे, तो यू विल सी कि उसके पीछे पूरा पूरा ऐसे डार्क जो है वो शैडो नहीं बनेगा। आप देखेंगे कि उसके सेंटर का कुछ हिस्सा ब्राइट भी है, विच मीन कि उसके किनारों से लाइट जो है वो बेंड हो रही है, उसके किनारों से लाइट जो स्प्रेड होके उसके पीछे वाला जो पोर्शन है उसको ब्राइट कर रही है। इस प्रोसेस को हम डायफ्रैक्शन कहते हैं, जिसको हमने देखा भी था। जो डायफ्रैक्शन थ्रू स्लिट थी उसमें भी आपने देखा था कि उसका जो सेंट्रल पोर्शन था वो मैक्सिमम ब्राइट था, क्योंकि वहां पर जो लाइट थी वो इस तरह से सुपर इम्पोज हो रही थी कि वो एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रही थी। और रिजल्ट क्या निकलता है कि सेंटर में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो वो ऑब्जर्व होती है, उसके नतीजे में जो सेंट्रल पार्ट है वो ज्यादा ब्राइट होता है। बट उसके साथ साथ जो दूसरी स्लिट्स भी थी जो इंडिकेट कर रही थी कि जो उसकी अदर रेज हैं जो उसके अदर पॉइंट्स तक पहुंचे। इसको हमने बड़ी डिटेल से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डिस्कस किया हुआ है कि जो डिफरेंट पॉइंट्स थे वहां पर जब लाइट रेज पहुंचती हैं तो अगर उनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, उनका पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल हो, तो तब हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, ब्राइट फ्रिंज बन जाती है। और अगर उनका पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा हाफ हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन जाती है और हमारे पास डार्क फ्रिंज जो है वो बन जाती है। अच्छा, ये वो हमने बात की थी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। अब हम बात करते हैं सिंगल स्लिट से। अब डबल स्लिट के अंदर तो हमने ऑब्जर्व किया था कि दो स्लिट्स थी, तो दोनों स्लिट्स में से जो लाइट रेज निकल रही हैं और वो आपस में इंटरफेयर कर रही हैं। बट जब हम सिंगल स्लिट की बात करते हैं तो सिंगल स्लिट से जब लाइट बीम को पास किया जाता है उसके आगे फोटोग्राफिक प्लेट रखी गई, फोटोग्राफिक फिल्म रखी गई, तो ऑब्जर्व ये किया गया कि फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मौजूद है। ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्टर था कि एक ही लाइट रे है, एक ही लाइट बीम है, लेकिन फिर भी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, विच मीन कि इसके अंदर इंटरफेरेंस जो है वो इंटरफेरेंस का फिनोमेना हो रहा है, एक ही लाइट बीम और इंटरफेरेंस। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। तो उसके लिए जब इसको मजीद स्टडी किया गया तो सूरत हाल कुछ ये थी कि हाइजन प्रिंसिपल के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि हर वेव फ्रंट, लाइट की जो हर वेव फ्रंट होती है वो आगे सेकेंडरी जो आउटलेट्स होते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स होते हैं, उनका सोर्स होती है। तो जब लाइट रे हमारे यहाँ पर स्लिट के ऊपर आती है, तो स्लिट के ऊपर आ जाती है तो यहाँ पर वो सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस कर देती है, जिनमें से फर्दर जो है वो लाइट रेज जो है बीम जो है वो निकल रही होती है। और यही लाइट बीम जो है वो आपस में जब कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करती हैं तो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनाती हैं। अब जो इसका डिस्टेंस d है, इस पूरा डिस्टेंस d जो है वो कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट रखा गया। यानी कि जितनी जो लाइट इसके ऊपर फॉल की जा रही है, जितनी उसकी वेवलेंथ थी उसके कंपेरेबल जो है ना वो इसका डिस्टेंस d रखा गया। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम a टू b जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा है। यानी ये पूरी जो स्पेस है वो लैम्डा के इक्वल है। तो इसमें जो इससे जो लाइट निकली है तो इन रेस का जो आपस में पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा है, विच मीन के जहां पर लाइट रे ए और बी फॉल करेगी यहाँ वो वाला हिस्सा जो है वो ब्राइट होगा, क्योंकि ए और बी के दरमियान जो पाथ डिफरेंस आएगा वो लैम्डा आएगा।
पूरी वेवलेंथ आएगी, तो विच मीन कि जहां पर ए और बी वाली जो वेव्स हैं ये आपस में इंटरफेयर करेंगी, तो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस बनेगा वो लैम्डा बनेगा और वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर होंगी। बट उसके बाद ए क्यू वाला सेट हो या एक्स और वाई वाला सेट हो या एक्स और बी वाला सेट हो, ये वो तमाम सेट्स हैं जिनका आपस में जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा बाई 2 है। यानी कि हाफ वाले सेट्स जो हैं उनका पाथ डिफरेंस आपस में लैम्डा बाई 2 है। तो मतलब जो हाफ वाले हैं इनकी आपस में जब इंटरफेरेंस होगी एट पॉइंट पी में, तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और वो आपस में जो है वो डार्क फ्रिंजेस जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि उनका जो पाथ डिफरेंस है वो हाफ वेवलेंथ बनता है। तो अगेन हमारे पास शर्त वही आ जाती है जो पीछे बात कर चुके हो, डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, और यहां से ये जो डी है ये स्पेसिंग है जो उस स्लिट के दरमियान डिस्टेंस है, और इसको जनरलाइज अगर हम करें तो हम एम लैम्डा लिख देते हैं, जहां पर एम जो है वो 1 2 3 4 अप टू सो ऑन है, जो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है। इसी तरह डार्क फ्रिंजेस के लिए जो हमारे पास थीटा वो लैम्डा बाई 2 यानी कि हाफ वेवलेंथ होगा, और हाफ वेवलेंथ जो है वो इस चीज को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को जो है वो रिप्रेजेंट करेगी। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की। अब डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या है? डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग बनाने के लिए अब आमतौर पर जो हम लेते हैं डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, वो एक प्लास्टिक या ग्लास का पीस होता है जिसके ऊपर बहुत सारे जो है वो ग्रेटिंग्स बनी होती हैं और जिसको डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहा जाता है। अब आमतौर पर जो ग्रेटिंग होती है वो ग्लास या प्लास्टिक की प्लेट होती है जो 2 से 3 सेंटीमीटर लेंथ में और 2 से 3 मिलीमीटर जो है वो थिकनेस में होती है, और उसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल इक्वली स्पेस स्लिट्स जो है वो बनाई गई होती है, रूल की गई होती हैं। अब वो डिवाइस जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के थ्रू जो है वो ऑब्जर्वेशन लेती है उसको हम ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर भी कहते हैं। अब इसको जो है एक और तरीका भी है, उसके लिए क्या करते हैं, हम एक ग्लास प्लेट के ऊपर, ग्लास या प्लास्टिक की प्लेट के ऊपर स्क्रैच करते हैं पैरेलल जो स्पेसिस को, पैरेलल प्लेट्स को एक स्पेशल टेक्निक के जरिए, जिसकी मदद से जो वो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग बनती है। अब होता ये है, क्योंकि फर्ज करिए ये हमारे पास ग्लास प्लेट है और ये उसमें हमने स्लिट्स जो है वो बनाई हुई है, तो जिन एरियाज में स्लिट नहीं है तो ये भी ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो इनमें से भी लाइट पास कर रही होती है, तो ये एरियाज भी एज ए जो ग्रेटिंग है वो इस्तेमाल होते हैं। तो इसके ऊपर समझने वाली बात ये कि छोटा सा 2 से 3 सेंटीमीटर का जो ग्लास या इसका प्लास्टिक, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का पीस है जिसके ऊपर नंबर ऑफ स्लिट्स जो है वो बनी होती हैं और उनमें से हम जो लाइट है उसको पास करवाते हैं। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास ग्रेटिंग है और इनमें जो 2 स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस है दैट इज अ डी, और जब यहां से लाइट रेज फॉल करती हैं तो वो बेंड हो जाती हैं एक एंगल थीटा के थ्रू, और फिर हम उसको एक लेंस के जरिए फोकस करवाते हैं पॉइंट पी के ऊपर, और यहां पर ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सी इंटरफेरेंस जो है वो यहां पर प्रोड्यूस हो रही है। जब ये लाइट रेज इसके ऊपर फोकस करके पास की जाती हैं तो अगेन यहां पर ये जो 2 रेज हैं, हम बात कर लेते हैं इन 2 रेज की, एक ये रे ए और एक ये रे बी। चूंकि ये दोनों आपस में एंगल बना रही हैं तो अगर हम यहां से इसके ऊपर नॉर्मल ड्रा करें तो यू विल सी कि ये छोटा सा उसमें पाथ डिफरेंस जो है वो मौजूद है, पाथ डिफरेंस जो है उसके अंदर मौजूद है। और अगेन वही बात जो हम बार बार दोहरा रहे हैं कि ये जो पाथ डिफरेंस है, ये वाला आर जो पाथ डिफरेंस है, यही डिफाइन करता है कि इन दोनों के दरमियान जो इंटरफेरेंस होगी वो कंस्ट्रक्टिव होगी या डिस्ट्रक्टिव होगी। तो हम अगर इस पाथ डिफरेंस की बात करें, इस ए आर जो पाथ डिफरेंस है, अगर तो आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाह रहे हैं तो वो जो पाथ डिफरेंस है शुड बी लैम्डा, ये लैम्डा होना चाहिए, यानी कि पूरी वेवलेंथ या उसका इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। बट ऑन दी अदर हैंड इसी की अगर हम एक ट्रायंगल बना दें, ये हमारे पास बन जाएगी ए बी आर, तो उसके अंदर ये हमारे पास जो है वो डी कॉस थीटा बन जाएगा, ये डी साइन थीटा बन जाएगा। तो ए आर जो है वो डी साइन थीटा के भी इक्वल है और ए आर लैम्डा के भी इक्वल है। फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर हम बात करें तो ए आर लैम्डा के इक्वल होगा और ए आर उस ट्रायंगल के अंदर डी साइन थीटा के भी इक्वल है। तो यहां से हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, जो कि हमारे पास कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, यानी कि ब्राइट फ्रिंजेस की, ब्राइट स्पॉट की।
अच्छा, यहाँ पर जो डी है उसको हम कहते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट, और ये असल में सेपरेशन होता है बिटवीन टू स्लिट्स, यानी कि दो स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम यहाँ पर ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं, और उसको इस फॉर्मूले के जरिए जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। यूनिट लेंथ ऑफ ग्रेटिंग के एक ग्रेटिंग की लेंथ कितनी है, और टोटल नंबर ऑफ लाइंस या टोटल नंबर ऑफ ग्रेटिंग जो उसके ऊपर रूल की गई है। तो ये चूंकि 1 सेंटीमीटर ओवर एन है, तो हम जो वैल्यू है डी की इससे फाइंड आउट कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर ओवर एन, और ये नंबर ऑफ स्लिट्स है जितनी उसके ग्रेटिंग्स के ऊपर नंबर ऑफ लाइंस बनी होंगी वो यहाँ पर प्लेस करेंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। और इस तरह से आप जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है उसके जरिए जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो आप अचीव कर सकते हैं बाय दिस कंडीशन डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। ओके जी, आगे कुछ एग्जांपल्स हैं। अगेन बड़ी ही सिंपल सी एग्जांपल होती है, जितनी भी छोटी छोटी एग्जांपल्स यहाँ पर आती है याद रखें एमसीक्यू पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो छोटे छोटे जो एग्जांपल्स हैं वो यहाँ पर आती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए सिंपल सा उन्होंने एंगल भी दिया हुआ, ऑर्डर ऑफ ग्रेटिंग भी दिया हुआ, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का पूछा हुआ, सिंपल वैल्यूज पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाता है। तो ये छोटी छोटी जो एग्जाम्पल्स हैं ये पॉसिबिलिटी है कि ये भी पेपर के अंदर आ जाए, तो आप इनको अपनी प्रैक्टिस के लिए जरूर अटेम्प्ट किया करें। जैसे ये देखिए लैम्डा का फार्मूला साइन थीटा एम डी सबकी वैल्यूज दिए से वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करना, आपके पास जो उसकी वेवलेंथ है वो आ जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम एक्स रेज की बात करें तो सवाल यहाँ पर यह आता है कि हम क्रिस्टल को यहाँ पर डिस्कस क्यों करें। अगर एक्स रेज है हम उसकी डायफ्रैक्शन देखना चाह रहे हैं तो एक्स रेज को हम डबल स्लिट से या सिंगल स्लिट से या डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से भी तो जज कर सकते हैं, बट उसका प्रॉब्लम ये है जो मैंने पीछे आपको बताया था कि हमारी जो स्लिट होती है वो कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट होती है, यानी कि उसका जो डिस्टेंस है स्लिट का वो वेवलेंथ के इक्वल होता है। अब एक्सरेज की जो वेवलेंथ होती है वो 10 की पावर -6 मीटर के अराउंड होती है, 10 की पावर -10 मीटर के अराउंड होती है, और स्लिट्स जो अमूमन जो है वो सेंटीमीटर्स की रेंज में, मिलीमीटर्स की रेंज में होती हैं। तो इसकी छोटी वेवलेंथ की वजह से, छोटी वेवलेंथ, हाई फ्रीक्वेंसी छोटी वेवलेंथ की वजह से ये तो डायरेक्ट उसमें से पास कर देंगी, उसमें डायफ्रैक्शन हो ही नहीं पाएगी। तो उसके लिए हम क्रिस्टल्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि क्रिस्टल्स के अंदर जो पार्टिकल्स अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द प्लेन, यानी कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरह कुछ इस तरह से प्लेस होते हैं। तो इसको हम एक प्लेन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक प्लेन है, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10 पावर -6 से 10 पावर -8 तक होता है, जो कि कंपेरेबल है विद द वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज। तो जब हम एक्स-रेज की डायफ्रैक्शन को स्टडी करते हैं तो उसके लिए फिर हम एक्स-रेज को डायफ्रैक्ट करवाते हैं थ्रू द क्रिस्टल, और एक क्रिस्टल जो है चूंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं और आपस में बहुत करीब होते हैं, तो वो एज ए डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इस्तेमाल होता है कि क्रिस्टल जो है वो एक्स-रेज के लिए एज ए डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इस्तेमाल होता है, क्योंकि उनके प्लेन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम होता है। तो हम एक्स-रेज को क्रिस्टल के ऊपर जो है वो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, हम एक्स-रेज को क्रिस्टल के ऊपर ड्रॉप करते हैं और फिर उसको डिटेक्टर से जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं। अमूमन इसके लिए हम सोडियम क्लोराइड NaCl या जो टेबल सॉल्ट होता है उसको लेते हैं। यहाँ पर ये एक्स-रे डायफ्रैक्शन के जो पैटर्न है आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये स्पॉट्स नजर आ रहे होंगे, ये डिफरेंट जो स्पॉट्स हैं वो नजर आ रहे होंगे। वो इसलिए होते हैं कि इसका एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से परफॉर्म किया जाता है कि हम एक्स-रे बीम को फॉल करवाते हैं क्रिस्टल के ऊपर, और क्रिस्टल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, अब चूंकि वो हर क्रिस्टल के लिए क्रिस्टल के काफी सारे स्ट्रक्चर्स हैं, तो हर क्रिस्टल के लिए स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, तो उसमें से डायफ्रैक्शन भी डिफरेंट होगी। तो जब यहां से एक्स-रेज डायफ्रैक्ट होंगी, फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ेंगी, तो वो असल में इस स्पेसिफिक क्रिस्टल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की वजह से डिफरेंट पैटर्न्स यहां पर बनाएंगी। तो हर क्रिस्टल स्ट्रक्चर का जो पैटर्न होगा वो डिफरेंट होगा। तो वो जो स्पॉट मैंने जो आपको पिक्चर में ऊपर दिखाए थे, वो स्पॉट असल में इन्हीं एक्स-रेज के होते हैं जो इसके डिफरेंट पार्ट में से इसके स्ट्रक्चर के डिफरेंट जो एटम्स है उनसे स्कैटर्ड होकर आए होते हैं और यहाँ पर स्ट्राइक करते हैं। तो मतलब ये कि जिस तरह से आप जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, वैसे ही आपके पास फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो स्ट्रक्चर आएगा वो भी डिफरेंट आएगा ड्यू टू द चेंज इन द स्ट्रक्चर। इसको स्टडी करने के लिए हम एक इंपॉर्टेंट लॉ जो है उसको डिस्क्राइब करते हैं, जिसको ब्रैग्स लॉ कहा जाता है। ब्रैग्स लॉ जो है ये डिस्कस करता है जो डायफ्रैक्शन ऑफ द एक्स-रेज थ्रू अ क्रिस्टल
और स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का। अब इसमें आप कंसीडर करें कि आपके पास एक ये प्लेन है, ये एटम्स पड़े हुए हैं और इनके साथ एक प्लेन ये बन रहा है, दूसरा प्लेन जो है वो ये बन रहा है। अब इन दोनों प्लेन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज अ डी, और अब यहां से दो जो है वो लाइट रेज आ रही हैं। अब पहली लाइट रे जो है वो तो अपर सरफेस से जो है डायफ्रैक्ट होकर चली जाएगी, ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, पॉइंट ए से ये अपर सरफेस से रे वन जो है डायफ्रैक्ट हो जाएगी। बट जो सेकंड रे है ये इसके नेक्स्ट वाले प्लेन से टकरा कर डायफ्रैक्ट होगी, जिसकी वजह से इसका जो पाथ डिफरेंस है वो ज्यादा हो जाएगा ड्यू टू दिस। अब यहां से अगर हम पॉइंट ए से इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करें, यहां से हम ये नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और डी के जो है वो हमारे पास दो कंपोनेंट बन जाते हैं, वन इज डी साइन थीटा एंड अदर इज डी कॉस थीटा। एक डी साइन थीटा और डी कॉस थीटा। अब ये भी डी साइन थीटा, ये भी डी साइन थीटा, तो सी इसको हम बी कह देते हैं, इसको बी प्राइम कह देते हैं, और दोनों जो है वो इक्वल हैं और दोनों ही डी साइन थीटा, यानी कि ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है, तो ये भी डी साइन थीटा है और ये भी डी साइन थीटा है। अब चलते हैं जनाब इसकी कैलकुलेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बी सी प्लस सी बी इज इक्वल टू एम लैम्डा। अब बात अगेन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और अगेन पाथ डिफरेंस शुड बी लैम्डा। तो अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो ये जो पाथ डिफरेंस है बी सी और बी सी इट शुड बी इक्वल टू लैम्डा, बी सी प्लस बी सी इक्वल टू एम लैम्डा। और अब चूंकि ये बी सी और बी सी डैश दोनों ही डी साइन थीटा के इक्वल हैं, तो विच मींस के बी सी और बी सी डी साइन थीटा प्लेस करेंगे, इट विल बी इक्वल टू डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। तो ये जो रिलेशन है इसको हम ब्रैग्स लॉ कहते हैं, और इसके अंदर जो d है ये स्पेसिंग है बिटवीन द टू प्लेन्स, m इज द नंबर ऑफ द वेवलेंथ जो उसका इंटीग्रल मल्टीपल है, और लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो इस फॉर्मूला के तहत हम अगर आपके पास वेवलेंथ गिवन हो तो आप इंटरप्लेनर डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको गिवन वेवलेंथ की जो एक्सरेज है वो प्रोवाइड की जाए, आप उसको स्ट्राइक करते हैं, तो उनसे आप जो डी की वैल्यू है ये आपको इंटरप्लेनर डिस्टेंस है कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ब्रैग्स लॉ के जरिए वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसके अंदर जो प्लेन्स हैं वो किस तरह के हैं। तो इस तरह एक्सरे डायफ्रैक्शन जो है ये एक टेक्निक इस्तेमाल होती है XRD, जिसको एक्सरे डायफ्रैक्शन ही कहते हैं, और यही लॉ उसमें इस्तेमाल करते हुए हम जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट है ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन जो है वो कैरी करता है। इसके अलावा जो हेलिक्स स्ट्रक्चर है डीएनए का वो भी XRD इसी टेक्निक के जरिए इसी लॉ को इस्तेमाल करते हुए बनाया गया। तो बेसिकली ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, अगेन सिंपल से छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं। जैसे यहाँ पर देखें, आपको वेवलेंथ m और d की वैल्यू गिवन है, आपने प्लेस किया तो थीटा की वैल्यू कैलकुलेट होगी जिस पर वो डायफ्रैक्ट हो रहा है। तो छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, इनको आप खुद से जो है वो कर सकते हैं प्रैक्टिस। अच्छा, उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है दैट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अच्छा, पीछे हमने अभी तक जो कुछ पढ़ा है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, ये तो एक्सप्लेन कर देता है कि जो लाइट है ये एक वेव है, ये एक वेव है, ये हमारे पास कंफर्म हो गया है। बट हम उससे ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि आइदर इट इज अ ट्रांसवर्स वेव और अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल जो वेव है वो हमें कंफर्म करती है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, और पोलराइजेशन ऑफ लाइट जो वो कंफर्म कर रही है हमें कि जो लाइट वेव है वो असल में एक ट्रांसवर्स वेव है, यानी कि उसके क्रस्ट और ट्रफ्स जो है वो मौजूद है, उसकी जो पार्टिकल्स की मोशन है वो परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है। तो पोलराइजेशन होता है क्या है जी? पोलराइजेशन की डेफिनेशन की बात करें तो पोलराइजेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशंस ऑफ द लाइट वेव्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। कि पोलराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वाइब्रेशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट होती है एक सिंगल प्लेन के अंदर वाइब्रेशन। यानी कि जो हमारे पास लाइट रे होती है इसमें चूंकि दो तरह की जो फील्ड एसोसिएट होती हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड, दोनों डायरेक्शन में, अगर हम उनमें से कोई एक डायरेक्शन जो है वो माइनस कर दें तो ऐसी लाइट को हम पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। अब पोलराइजेशन को समझने के लिए आप कंसीडर कीजिए ये एक्सपेरिमेंट। लेट्स सपोज आप
जो एक रस्सी है वो कुछ इस तरह के वुडन बॉक्सेस के थ्रू में से गुजारते हैं जो कि इसके पैरेलल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो जब आप इसमें वाइब्रेशन जनरेट करेंगे तो चूंकि स्लिट्स जो है वह ऐसे ऊपर नीचे पे बनी है तो इसके अंदर से ये जो वेव है पास कर जाएगी। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप इस बॉक्स को रोटेट कर दें इसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो जब वेव को आप मूव करवाएंगे तो वो वेव इसके अंदर से स्टक हो जाएगी क्योंकि स्लिट्स इस डायरेक्शन में और वेव ऊपर नीचे का मूव करती है। तो इस सूरत में हम कहेंगे कि ये जो वेव है ये इस पोलराइजर की वजह से पोलराइज्ड हो गई है। तो यही पोलराइजेशन हमें कंफर्म करती है ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ द लाइट, क्योंकि अगर फर्ज करें लॉन्गिट्यूडनल वेव होती तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में चूंकि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होते हैं वो वेव ऐसे मूव करती है। तो अब वो चाहे पोलराइजर इस डायरेक्शन में हो चाहे इस डायरेक्शन में, वो ऐसे ऐसे करते हुए उसके अंदर में से गुजर जाती है। अब चूंकि ये गुजर नहीं पा रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है। तो यहां से लाइट की नेचर जो है वो ट्रांसवर्स कंफर्म हो जाती है। अब आम जो हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट होती है जो हमारे पास सूरज चांद वगैरह से आती है या लाइट बल्ब वगैरह से आती है, अब आमतौर पर लाइट जनरेट कैसे होती है? अमूमन जो है वो लाइट तब अमिट करता है कोई एटम जब उसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करें। जब हायर से लोअर एनर्जी लेवल में वो जंप करते हैं तो लाइट को अमिट करते हैं, रेडिएट करते हैं एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ द लाइट। तो अब होता यह है कि चूंकि जो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स हैं वो एटम के चारों तरफ होते हैं, कुछ ऐसे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होते हैं, कुछ वाई में, कुछ जी में, डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं। फर्ज करें अगर हमारे पास किसी ऐसे इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट में जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो जो लाइट एमिट करेगा वो हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड होगी। इस तरह अगर कोई वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करते हुए किसी इलेक्ट्रॉन ने जंप किया तो वो इस तरह की लाइट जो है एमिट करेगा जो हॉरिजॉन्टल जो है वो हॉरिजॉन्टली उसकी पोलराइज्ड होगी। तो अमूमन ये जो लाइट्स है इस तरह पोलराइज्ड होती हैं। बट ये हम बात करें एक एटम की, लेकिन जो हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट होती है जैसे कि कैंडल है या टंगस्टन बल्ब है या सूरज वगैरह है, जो इनमें से लाइट आ रही होती है वो चूंकि डिफरेंट एटम्स के डिफरेंट प्लेन्स में से आ रही है तो वो अनपोलराइज्ड है, वो पोलराइज नहीं होती, वो हर प्लेन्स की हर तरह के प्लेन्स में से मिक्स होकर आ रही होती है। तो हम उसको नॉन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। तो उसको पोलराइज किया जा सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये दो डायरेक्शनल में इसके जो है वो प्लेन्स होते हैं, जैसे कि देखिए एक ये डायरेक्शन है और एक ये डायरेक्शन है, तो इसको हम अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। फिर हम इसके आगे कुछ इस तरह का पोलराइजर यानी कि पोलराइजिंग फिल्टर रखते हैं जो यूनि डायरेक्शनल होता है, जो एक डायरेक्शन की लाइट को सिर्फ पास करने देता है, बाकियों को रोक देता है। इस फिनोमेना को हम पोलराइजेशन कहते हैं। और ये जो लाइट है ये पोलराइज्ड होगी जो किसी एक डायरेक्शन में, चाहे वो वर्टिकली है चाहे हॉरिजॉन्टली पोलराइज होकर निकली हुई है। जो दोनों डायरेक्शन में वो हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट है। अच्छा जी, पोलराइजेशन जो है वो कैसे जो है वो क्रिएट की जाती है? तो इसके चार तरीके जिनसे की जा सकते हैं। सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन के जरिए, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस के जरिए, रिफ्रैक्शन थ्रू क्रिस्टल के जरिए, स्कैटरिंग बाय टाइनी पार्टिकल्स। ये काफी सारे मेथड्स हैं, बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन के लिए जो सबसे कॉमन मेथड है इस्तेमाल करने के लिए। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एक खास तरह का पोलराइड क्रिस्टल जिसको डाइकोहरिक सब्सटेंस कहते हैं वो लेते हैं, और ये अमूमन बना होता है क्यूनीन आइडोसल्फेट के टाइनी क्रिस्टल से, क्यूनीन आइडोसल्फेट के। जब इस तरह के क्रिस्टल की प्रॉपर्टी है कि ये सिर्फ एक खास जो डायरेक्शन है यानी कि अपने क्रिस्टलोग्राफिक जो एक्सिस है उसके जो पैरेलल वाइब्रेशन है सिर्फ उसको पास करने देता है, बाकी सबको वो एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी कि जो लाइट इसके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के पैरेलल होगी वो उसमें से पास होगी, बाकी सारी की सारी एब्जॉर्ब होगी। तो जब अनपोलराइजेशन लाइट को इसके ऊपर जब फॉल किया जाता है तो उसके लिए हम कुछ इस तरह से करते हैं कि उस लाइट को हम फॉल करवाते हैं इस क्रिस्टल के ऊपर। जब लाइट इस क्रिस्टल के ऊपर फॉल करती है तो सिर्फ वो लाइट इससे पास हो जाती है जो इसके क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन के पैरेलल होती है। तो यू कैन सी कि हमारे पास जो अनपोलराइज्ड लाइट है वो एक प्लेन के साथ जो वो
पोलराइज हो जाती है और उसको अगर हम उसी प्लेन के आगे दूसरा जो क्रिस्टल रख दें तो वो उसके अंदर से इजीली पास हो जाएगी। बट अगर हम उस क्रिस्टल को इन्वर्ट कर दें, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें, तो पूरी की पूरी लाइट को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी सिर्फ एक प्लेन की लाइट आ रही थी और उसके आगे हमने उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उस क्रिस्टल को रख दिया, तो ये लाइट को पूरी तरह से फिल्टर आउट कर देगा, पूरी तरह से उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आमतौर पर जो पोलराइजेशन, ये इस तरह के जो क्रिस्टल्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं पोलराइजेशन के लिए। अच्छा जी, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन की अगर बात करें तो जो रिफ्लेक्टेड सरफेसेज होती हैं आमतौर पर, जैसे अगर आपने देखा होगा रोड के ऊपर या ग्लास, किसी ग्लास की सरफेस से, वाटर की सरफेस से या रोड की सरफेस से, वो पार्शियली पोलराइज्ड होती हैं, पार्शियली पोलराइज्ड होती हैं। तो अगर हम उनको एक खास एंगल पर इंसिडेंट करवाएं तो उस पर वो कंप्लीट पोलराइज हो जाती हैं और इस तरह के एंगल को हम पोलराइजिंग एंगल कहते हैं। यानी कि इन जनरल जब लाइट किसी ग्लास के ऊपर या किसी वाटर सरफेस पर गिरती है, उससे रिफ्लेक्ट होती है, तो वो पार्शियली पोलराइज हो चुकी होती है, पार्शियली, कंप्लीट पोलराइज नहीं होती। बट अगर हम उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करें और एक स्पेसिफिक एंगल जिसको पोलराइजिंग एंगल कहते हैं उस पर उसको इंसिडेंट करवाएं तो वो लाइट कंप्लीट पोलराइज हो जाती है। और उसके लिए करना क्या पड़ता है कि आपको जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एक स्पेसिफिक एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बनाना पड़ता है। अब जब लाइट जो है वो फॉल करती है किसी मीडियम के ऊपर, किसी ग्लास सरफेस, लेट सपोज ग्लास सरफेस पे करते हैं, तो उसमें रिफ्लेक्शन भी होती है और रिफ्रैक्शन भी होती है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में पोलराइज्ड अनपोलराइज्ड लाइट को इस तरह से जब फॉल करवाया जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पर कि वो कंप्लीट पोलराइज हो, तो उस वक्त उसकी रिफ्रैक्टिव रे और रिफ्लेक्टिव रे दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 90 बन जाता है। तो अब स्नेल्स लॉ अगर इस्तेमाल करें, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, N1 sin I, ये है हमारे पास जो पोलराइज लाइट है, और N2 sin R जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो पार्शियली पोलराइज लाइट होती है तो इसकी रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे इसमें 90 का एंगल होता है। तो बाकी दोनों एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं, I प्लस R प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो R किसके इक्वल आ जाएगा, 90 माइनस IP के। तो इसकी वैल्यू को पुट करेंगे हो जाएगा cos IP, इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास आ जाएगा N2 ओवर N1 इज इक्वल टू 10 IP। तो अब इस एंगल को हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास दोनों मीडियम्स गिवन हो, N1 और N2 दोनों मीडियम्स गिवन हो जिससे आप रिफ्लेक्शन करवाना चाह रहे हैं, तो दोनों मीडियम्स के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को प्लेस करें तो हमारे पास वो एंगल आ जाएगा कि जिस एंगल पर अगर हम लाइट को इंसिडेंट करवाएं तो वो कंप्लीट पोलराइज हो जाए। हवा और ग्लास की बात करें, यानी कि हवा से जो लाइट आ रही है उसको ग्लास के ऊपर अगर हमने फॉल करवाना है तो उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को प्लेस करें तो हमारे पास जो इंसिडेंट एंगल है दैट इज 57 डिग्री। मतलब ये होगा अगर आप लाइट को 57 डिग्री पर ग्लास की सरफेस पे गिराते हैं तो वो कंप्लीट पोलराइज होकर जाएगी, और इसको ब्रीवेस्टर्स लॉ कहते हैं। ये ब्रीवेस्टर्स लॉ एक्सप्लेन करता है कि एक स्पेसिफिक एंगल पर लाइट को किसी सरफेस पर अगर फॉल करवाएं तो उसकी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कुछ इस तरह से होगी कि वो कंप्लीटली पोलराइज हो जाएगी। अच्छा जी, पोलराइजेशन की एप्लीकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ग्लेयर को रिड्यूस करते हैं, कि जो शाइन अक्सर किसी चीज पर जब लाइट पड़ती है तो उसकी शाइन सी जो बनती है जिसकी वजह से चीजें जो वो धुंधली हो जाती हैं, हमें क्लियर नजर नहीं आता, तो उस ग्लेयर को रिड्यूस करने के लिए जो फोटोग्राफी के अंदर खास तौर पर उसको इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, when a beam of light is made to pass through certain crystal, जैसे कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल है या शुगर सॉल्यूशन के अंदर जो शुगर के क्रिस्टल्स हैं, जब उनमें से लाइट गुजरती है, the direction of vibration of the transmitted polarized light is found to be rotated, कि उसकी जो डायरेक्शन है पोलराइज की वो रोटेट हो जाती है, और इस रोटेशन को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं, इसको ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। और इस ऑप्टिकल एक्टिविटी की मेजरमेंट के लिए भी पोलराइजेशन की जो मैकेनिज्म है उसको इस्तेमाल किया जाता है कि उसमें जो रोटेशन है वो कितनी होगी हुई है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कर्टनलेस विंडोज। जो कर्टनलेस विंडोज है इसका फिनोमिना क्या है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि विंडोज के ऊपर ग्लास की दो इस तरह के पोलराइज फिल्टर लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक पोलराइज फिल्टर जो है इस डायरेक्शन में और दूसरा जो इस डायरेक्शन में, अगर हम इसको इस तरह से प्लेस कर देंगे तो ये पूरी तरह से लाइट को ब्लॉक कर देगा, विच मींस कि कोई भी लाइट उस ग्लास के थ्रू पास नहीं कर पाएगी। तो जो हम कर्टन लगाते हैं लाइट को रोकने के लिए,
तो इस पोलराइजिंग दोनों डायरेक्शन में पोलराइजिंग फिल्टर लगाने से वो विंडो जो है वो कर्टनलेस बन जाती है, मतलब वो पूरी तरह से लाइट को ब्लॉक कर देगी। इस तरह जो हेडलाइट का ग्लेयर है कि रात को अगर आपने कभी ड्राइव किया तो आप देखिए कि आपके सामने जो लाइट आ रही होती है उसके ग्लेयर की वजह से आपको वो गाड़ी है वो ऑब्जेक्ट क्लियर नजर नहीं आता। तो हम कुछ इस तरह के ग्लासेस यूज करते हैं जो पोलराइजिंग फिल्टर से उसके अंदर लगे होते हैं। वो पोलराइजिंग फिल्टर उस ग्लेयर को जो है वो पोलराइज कर देते हैं और यूनिडायरेक्शन लाइट हमारे पास आती है, जिसकी वजह से रात को ड्राइव करना जो वो आसान हो जाता है। इस तरह स्ट्रेस एनालिसिस के लिए जो प्लास्टिक के जो मटेरियल्स होते हैं, अगर उनको नॉन यूनिफॉर्म हीट मिल जाए या उसके ऊपर उनकी लिमिट से ज्यादा स्ट्रेस लग जाए तो उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन हो जाती है, जब हम उसमें से लाइट पास करवाते हैं तो ड्यू टू चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पोर्शन, तो उनके जो पोलराइजेशन है लाइट की पोलराइज हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ये पता चल जाता है कि इस एरिया के ऊपर जो प्लास्टिक है वो स्ट्रेस जनरेट हुआ है या डिफॉर्मेशन जो है वो इंड्यूस हो चुकी हुई है। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली सेशन जो आपके लिए बहुत मुफीद रहा होगा। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे पेड सेशन ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर आप कांटेक्ट करके हमारे सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।